हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का इम्पोर्टेंट प्रमुख नियम। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले नियम है ना, मैंने एक ही वीडियो में इसको क्या किया है, टोटल कवर कर दिया है। ठीक है, इससे बाहर आपका कोई नियम बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये आपका जो नियम है, देखिएगा यहाँ पर हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वांट हाफ गुणांक का नियम, कोलराउस का नियम, आर्हेनियस का समीकरण, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम और नेनस्ट समीकरण। बोर्ड एग्जाम में ना जो यही नियम आपके क्या होते हैं, हर साल आपके पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके नहीं होने वाले हैं। तो आपके 4 से 5 नंबर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बस ये वीडियो आप लोग देख लीजिए शुरू से अंत तक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या नियम में आपका बताया जा रहा है। तो पहला नियम हमारा जो है हेनरी का नियम है। इसकी परिभाषा क्या है, कैसे बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना है, इसको भी हम लोग अच्छे से बारीकी से देखते हैं। हेडिंग सबसे पहला हमारा पड़ा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है क्या है, कह रहा है हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। कह रहा ना कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होगी ना, गैस के दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होती। सिंपल सा याद करना है, याद कर सकते हैं आप लोग। तो विलेयता जो हो गया ना, प्रोपोर्शनल हो गया गैस के दाब। विलेयता को हम लोग एम से दर्शाएंगे, आपका प्रोपोर्शनल हो गया, दाब को हम लोग प्रेशर कहते हैं, तो पी हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो प्रोपोर्शनल हटाएंगे हम लोग ना, तो इसको हम लोग क्या लगाते हैं, के एच लगाते हैं। और यहाँ पर वैल्यू क्या क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। यह में क्या होता है, घुली गैस की मात्रा होती है। के एच क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है। जो पी जो होता है ना, गैस का दाब होता है। ये अगर एक नंबर में पूछेगा ना, तो सिंपल सा इसकी परिभाषा ये देंगे। देखिएगा पेपर आपको पूछ देता है ना कभी कभी हेनरी का नियम की सीमाएं, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा। तो 3 नंबर में कैसे लिखेंगे आंसर देखते हैं। अगर नियम पूछेगा तो नियम हम लोग लिख लेंगे। यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए क्या होता है, मान्य होता है। दूसरा, ये इसका नियम की जो सीमाएं हैं, इसमें विलयन का जो ताप होता है ना, बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा जो कह रहा है, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा कह रहा है ना, ये नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करता है। तो ये हेनरी का क्या हो गया, आपका नियम की सीमाएं हो गया। ये आपका हेनरी का डिफिनेशन हो गया। तो पूरा आप लोग लिख लीजिए कॉपी में और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग नियम देखते हैं। दूसरा जो हमारा नियम है, दूसरा नियम है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, राउल्ट का नियम बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी बार आपका क्या हुआ है, पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी नियम है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, कह रहा राउल्ट के नियमानुसार इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलेय के जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। इसका जो सूत्र होता है ना, इसको कहते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान इसका पी नॉट इजकल टू एन बट्टा जो होता है एन प्लस एन होता है। यानी जो होता है ना, ये आपका विलेय के मोलों की संख्या होता है। और बड़का जो एन होता है ना, विलाय के मोलों की संख्या होती है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं है क्या चीज़ें। तो आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, पी नॉट जो होता है ना, विलायक का वाष्प दाब होता है। पी एस जो होता है ना, विलायक विलयन का वाष्प दाब होता है। एन जो होता है विलेय के मोलों की संख्या होती है। और एन जो होता है ना, विलायक के मोलों की संख्या होती है। अगर इसका भी आपका क्या करता, परिसीमाएं पूछ लेता, तो उसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ देगा ना राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा वह नियम तनु विलायनों पर लागू होता है जो सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से क्या होता है, विचलन दर्शाते हैं। फिर दूसरा कह रहा है यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए सत्य है। तीसरा जो नियम है, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम क्या होता, लागू नहीं होता है। चौथा जो नियम है, विलयन में संगुणित या वियोजित होने वाले पदार्थ के विलेय राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये आपके राउल्ट के नियम की सीमाएं हो गया। ठीक है, तीसरा जो हमारा नियम है, इस तीसरे नियम को हम लोग करते हैं, देखते हैं। तीसरा जो नियम हमारा है वांट हाफ गुणांक। बाबू आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगे और बोर्ड एग्जाम में ये आपके काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो तीसरा जो नियम है हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा नियम है, बहुत बड़ा नहीं है। कह रहा वांट हाफ गुणांक। तो देखिएगा इसकी जो नियम है ना, परिभाषा क्या है, कह रहा विलेय का सामान्य तथा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। विलेय का सामान्य तथा प्रेक्षित मोलर, तो आपका एक सामान्य आपका मोलर है और एक क्या है, आपका प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है। इसी के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक कहते हैं।
सिंपल सा है, इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ये तीसरा आपका नियम हो गया। चौथा जो नियम है हमारा, चौथे नियम को देख लेते हैं। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है ना कोलराउस का नियम। तो कोलराउस के नियम को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अच्छे से। तो कोलराउस का जो नियम है यहाँ पर है, हम लोग देख सकते हैं। सिंपल सा इसका नियम बस देखना है और कुछ नहीं। कह रहा है कि यदि प्रत्येक चालक पद को वैद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तब किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो आप लोग ऐसे पढ़े होंगे लेमडा बराबर करके, ठीक है ना, CH3COOH वाला ऐसे प्रूव करके। तो ऐसे आपको लिखना होता है, ये प्लस और माइनस होता है। तो ऐसे इक्वेशन करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा सिंपल सा। तो बस ये परिभाषा आप लोग लिख कर आ जाएंगे, एक नंबर में पूछेगा तो इसको आप लोग लिख कर आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो नियम है ना, इसको हम लोग देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका आर्हेनियस का समीकरण। पांचवा जो नियम है ना, आर्हेनियस का समीकरण है। इसके नियम को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपका है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक k में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। तो आपका किस समीकरण से दर्शाया? k बराबर आपका समीकरण जो होता है a डॉट ई पर जो पावर होता है माइनस ई और ए होता है बट्टा का क्या होता है, आर टी होता है। अब हम लोग जान लेते हैं जहाँ क्या क्या वस्तुएं यहाँ पर हैं। के क्या होता है? के जो आपका होता है वेग स्थिरांक होता है। ए जो होता है ना आर्हेनियस समीकरण होता है। ई ए जो लगा यहाँ पर ना ई ए क्या होता है? ये सक्रिय ऊर्जा होता है। आर क्या होता है आपका? गैस स्थिरांक होता है। टी क्या जो होता है आपका? परम ताप होता है। तो ये आर्हेनियस समीकरण का सिंपल सा परिभाषा। हाँ, प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो प्रूफ करने के लिए वो बहुत कम पूछता है, ये आपका नियम है ऐसे पूछ देगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, छठा जो हमारा नियम बनता है ना, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे। या तो प्रथम नियम पूछ सकता है या तो द्वितीय नियम, कोई भी एक जरूर बोर्ड एग्जाम में आपका पूछेगा। तो इसको आप लोग कापी कलम उठा के तुरंत नोट कर लीजिए। तो प्रथम नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा और प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा की क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हमने ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक विद्युत सेल है, विद्युत अपघट्य है, इस पर हमने प्लस चार्ज लगा दिया, इस पर माइनस, ये कोई हमने छड़ लगा दिया है, ये छड़ है कोई आपका, ओके। तो ये क्या होता है, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होगी, मतलब यहाँ पर देखिएगा विद्युत इलेक्ट्रोड से जो मुक्त हो रही है ना पदार्थ की मात्रा, और इसमें जो प्रवाहित धारा होगी ना उसी के तो अनुपाती होता है। ध्यान से देखिए, तो वही कह रहा है ना, ये डब्लू प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। डब्लू प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह जो हटाएंगे ना, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। आई और टी कैसे आया, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवेश क्यू बराबर क्या होता है, जो हमारा आई टी होता है। तो क्यू के जगह पर हमने क्या रख दिया है, आई टी रख दिया है। क्लियर, यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ जेड आपका क्या है, रासायनिक सेल नियतांक है। ओके, डब्लू पता है आपको, आई पता है और टी पता है क्या होता है। द्वितीय नियम को हम लोग देख लेते हैं। इसके द्वितीय नियम क्या कहना, यहाँ पर द्वितीय नियम है, यदि विद्युत धारा की, द्वितीय नियम आपका है, यदि विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। बात यहाँ पर ये हो रही है ना कि अगर हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्या कर लेते हैं, विद्युत अपघट्य ले लेते हैं। मान लीजिए हमने दो विद्युत अपघट्य ले लिया और उसमें इलेक्ट्रोड क्या कर रहे हैं, भिन्न भिन्न क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तब उसका तुल्यांकी जहाँ पर क्या रहा ना, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्राएं होंगे उनके तुल्यांकी भार के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। मान लीजिए हमने ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड भी आपका हो गया, ये तुल्यांकी भार के क्या हो गया, समानुपाती, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दो को वैल्यू हमने मान लिया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जब इसको हटाएंगे तो आपका कुछ ऐसे मिलेगा, डब्लू एन बराबर ई वन ऐसे मिलेगा।
फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं W2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं E2। मान लीजिए जेड जेड मिलेगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इधर गुणे में इधर लाएंगे तो आपको ऐसे बनेगा W1 बट्टा हो जाएगा W2, E1 है तो E1 इधर आएगा तो ये ध्यान से देखिएगा ये बट्टे में हो जाएगा E2। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होगा, समीकरण बन जाएगा। तो इसी को हमने इस प्रकार से लिख रखा है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन आपका है, सातवां जो समीकरण है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेनस्ट समीकरण, नेनस्ट समीकरण क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है नेनस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा विलयन की धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, उस संबंध को हम लोग जानते हैं। तो E बराबर आपका होता है E0 माइनस 2.303 RT बट्टा NF log 10 1 बट्टा MN प्लस होता है। ये हमारा क्या होता है, संबंध होता है नेनस्ट समीकरण का। जहाँ बात कर लेते हैं, पेपर में पूछ देता ना इसके प्रतीकों का अर्थ भी बताइए, तो इसके प्रतीक कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। ई को हम लोग ना कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ई नॉट को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, आर जो आपका होता है गैस स्थिरांक होता है, टी जो हमारा होता है परम ताप होता है, एन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एफ जो होता है ना फैराडे स्थिरांक होता है। तो ये आपके टोटल 7 क्या हो गए, समीकरण हो गया। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपका बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से अंतर हैं, कौन कौन से आपके प्रयोगशाला विधि हैं, कौन कौन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्गीकरण और अंतर, ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।